वो एक बड़ा सा चौराहा था जिसके थोड़ी दूर जाकर कई कॉलोनियां और घर बसे थे। वो चौराहा बहुत ही बड़ा था और चारों तरफ से एक घेरे से घिरा हुआ था। उस चौराहे के बीच में एक स्तंभ भी खड़ा था जिसके ऊपर लाइट चमकते दिखाई पड़ते थे। उस चौराहे से दिन में तो कई आवाजाही होती, करीब करीब रात के 8:30 बजे तक भी आवाजाही होती थी। लेकिन जैसे ही 10 बजने को आते वहां पर आवाजाही बहुत कम हो जाती और रात 12 बजे के बाद तो वो चौराहा बिल्कुल ही सुनसान हो जाता। रात 12 बजे के बाद उस चौराहे से कोई भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता। अगर किसी को बहुत ही ज़रूरी काम से रात 12 बजे के बाद उस चौराहे से आना या जाना पड़े तो उस चौराहे के ख़त्म होते ही आगे से एक पतली गली पड़ती थी। उसी गली से दूसरी ओर जाया जा सकता था। फिर भी लोग रात 12 बजने के बाद उस चौराहे से दूर ही रहा करते थे। जहां दिन में वो चौराहा आवाजाही से पूरा भरा दिखता, हालांकि तब भी थोड़ा अजीब ही दिखाई पड़ता था। वहीं जब रात के 9 बजने के बाद अंधेरा और भी गहराने लगता और रात भी धीरे धीरे गहरी होने लगती तो वो चौराहा अपने आप में ही एक अजीब सी मनहूसियत लिए खड़ा रहता था। रात 12 बजने के पहले वहां से आराम से जाया जा सकता था और फिर भी लोग रात 9 बजने के बाद ही उस चौराहे से आना जाना बंद कर देते थे। उसका यही कारण था कि जैसे ही रात गहराने लगती वो चौराहा अजीब सी मनहूसियत का एहसास दिलाता था। वहां पर उस चौराहे के बारे में ये कहा जाता था कि करीब 18 साल पहले उस चौराहे के बीचों बीच एक शराबी पति ने अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वो वहां से भाग गया और वो सब कुछ रात 12 बजने के बाद ही उस चौराहे पर घटित हुआ। उस औरत के साथ बहुत ही बुरा हुआ, इसलिए कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी रात 12 बजे के बाद दिखाई पड़ती है और जो भी उस चौराहे से 12 बजने के बाद गुजरता है तो वो उनको जिंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो आज भी अपने अपराधी को ढूंढ रही है जिसने उसकी हत्या की थी, उसके पति को, जिसने उसे बेरहमी से काट कर रख दिया था। कहते हैं कि उस दिन बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रहे थे और 18 साल पहले इस चौराहे के आसपास कोई घर भी नहीं बने थे। हालांकि घर तो अब भी नहीं है, इसलिए उस समय उस शराबी पति ने अपनी पत्नी को, जो उससे बचकर भाग रहे थे, वो यहीं पर लड़खड़ा कर गिर पड़ी और उसे पकड़कर उसके पति ने यहीं पर उसे कुल्हाड़ी से मार दिया। 18 साल के बाद वहाँ पर उस चौराहे के आसपास 1-2 घर तो बने, लेकिन वो लोग ज़्यादा दिन तक उन घरों में टिक नहीं सके। उन लोगों का कहना था कि उन्हें अजीब अजीब रोने की आवाज़ें आती हैं। उस चौराहे से 4 साल पहले एक आदमी की लाश बरामद हुई जिसके शरीर में कई चोटें लगी हुई थी और उसकी मौत भी हो चुकी थी। लोगों में ये अफवाह और तेजी से फैल गई कि ज़रूर उस औरत की आत्मा ने ही इस आदमी की हत्या की होगी, जिसकी आत्मा इस चौराहे के आसपास रात 12 बजे के बाद घूमती है। ठीक उसके 1 साल बाद वहाँ पर एक और आदमी की लाश मिली और उन सभी आदमियों की मौत हो चुकी थी जो रात 12 बजे के बाद उस चौराहे पर गए हुए थे और सुबह ही उनकी लाश मिलती थी। धीरे धीरे लोगों में ये डर और दहशत फैल गई, इसलिए उस चौराहे से पहले खास तौर पर एक बोर्ड लगाया गया था जहाँ पर साफ साफ चेतावनी में लिखा गया था कि इस चौराहे से रात 12 बजे के बाद आना जाना मना है। और रात 12 बजे ही क्यों,
अब तो उस चौराहे से लोग 9 बजे के बाद से ही आना जाना बंद कर देते थे। आखिर वो मनहूस जो हो गया था। आज वो चौराहा वैसे ही खड़ा हुआ था और उसका स्तंभ भी वैसे ही बीचों बीच खड़ा था, जिसके ऊपर सफ़ेद कलर की लाइट चमक रहे थे, जो उस चौराहे के चारों तरफ ही सीमित थे और धीमी धीमी ही चौराहे के ऊपर पड़ रहे थे। इस वक्त बारिश का मौसम था। वैसे भी दिन के समय उस चौराहे पर कोई नुकसान तो होता नहीं था, तो लोग दिन में आना जाना कर लिया करते थे। लेकिन अब बारिश के दिनों में लोगों ने 9 बजे तो क्या, उस चौराहे पर शाम के 6 बजे के बाद से ही आना जाना बंद कर दिया था। अगर जाना भी होता तो वहीं उस पतली गली से होकर चले जाते हैं। रात 12 बजे के करीब करीब ये सिलसिला आने जाने का तो बिल्कुल बंद ही हो जाता। आज बहुत ही तेज बारिश हो रहे थे, बिजली कड़क रहे थे, तेज हवाओं के साथ बारिश भी मूसलाधार पड़ रहे थे, इतने कि गाड़ियों की आवाज़ तक उस मूसलाधार बारिश के आवाज़ के आगे फीकी पड़ रहे थे। इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। अचानक उस चौराहे पर एक कार आती हुई नजर आई। वो कार एक SUV कार थी। उस कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे, या फिर यूँ कहें कि 3 दोस्त और एक ड्राइवर। शायद उसी की वो गाड़ी थी। ड्राइवर का चेहरा कुछ पीला पीला सा लग रहा था। उसके माथे से पसीना बहकर उसके गले तक आ रहा था। मगर वो तीनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन लोगों ने इस चौराहे के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था कि यहाँ पर एक औरत की आत्मा भटकती है। उन लोगों ने अपने YouTube चैनल के लिए यहाँ पर आने की सोची। उन लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर रात बिताया जाए और फिर उसकी वीडियो बनाकर YouTube में अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे। मगर ड्राइवर का चेहरा परेशानी से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस जगह के बारे में जानता हो और वो किसी भी कीमत पर यहाँ पर रुकना नहीं चाहता हो। उसने तीनों लड़कों से कहा, साहब ये जगह आप समझ नहीं रहे हैं। ये जगह रात के लिए सही नहीं है। मैंने बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। इस पर उनमें से एक लड़के ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं। हम लोग सच साबित करेंगे और तुम्हें जितने पैसे दिए हैं तुम्हारी टैक्सी से भी ज़्यादा पैसे हैं वो। तो बस तुम यहाँ पर रुको और जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। ड्राइवर चुपचाप वापस से उस चौराहे की ओर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर गाड़ी चलती रही, जिसके बाद टैक्सी उस चौराहे पर रुके। वो तीनों दोस्त तुरंत ही नीचे उतरे, मगर ड्राइवर वो अभी भी टैक्सी में ही बैठा था और डर के मारे उसके हाथ स्टीयरिंग पर कपकपा रहे थे। तभी उन तीनों लड़कों में से एक ने कहा, बैठे ही रहोगे या फिर हमारी मदद भी करोगे? इसकी भी तो बात हुई थी ना। जिसके बाद ड्राइवर भी डरते डरते नीचे उतरा और फिर उन लड़कों के साथ उनके कैमरास फिट करने में मदद करने लगा। कुछ देर बाद चारों तरफ सारे कैमरास फिट हो गए और फिर सारे कैमरास फिट करके वो लोग वापस टैक्सी में आकर बैठ गए। बैठे बैठे अब कुछ वक्त हो गया था। तभी उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या यार, सुना था यहाँ पर चुड़ैल भूत घूमते रहते हैं, कुछ तो दिख ही नहीं रहा। इस पर बाकी दोनों लड़के हंसने लगे। अभी वो लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी चौराहे के पास के झाड़ियों में से कुछ हलचल सी महसूस हुई। वो लोग थोड़ा चौकन्ना हो गए। उन लोगों ने सोचा क्यों ना उतर कर देखा जाए कि आखिर कौन है जो झाड़ियों को सरसरा रहा है। जिसके बाद उन तीनों ने नीचे उतरने का फैसला किया।
ड्राइवर उन्हें बार बार रोक रहा था, मगर वो लोग मान ही नहीं रहे थे। वो लोग नीचे उतरे और ज़बरदस्ती उन लोगों ने ड्राइवर को भी नीचे उतरने को कहा, जिसके बाद ड्राइवर भी नीचे उतरा और उन झाड़ियों की ओर वो चारों एक एक करके चलने लगे। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ नहीं है, मगर अब वो सरसराहट की आवाज़ दूसरी ओर से आ रही है। उन लोगों ने सोचा कि चारों अलग अलग दिशाओं में जाएं और पता करें कि आखिर ये हो क्या रहा है। ड्राइवर ऐसा नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि चारों साथ रहें, मगर उन लड़कों के जिद पर वो भी अलग होकर जांच करने लगा कि आखिर इन झाड़ियों में है क्या। अभी वो तीनों लड़के जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें एक चीख की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो चीख बहुत ही दर्दनाक थी और वो चौराहे की तरफ से आ रहे थे। वो तीनों भागकर चौराहे के पास पहुंचे तो पाया कि वहां पर चौराहे के बीचों बीच ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी। उसका सिर उसके धड़ से अलग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत ही धारदार हथियार से उसके गले पर वार किया था। वो देखकर उन तीनों लड़कों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो लोग समझ गए थे कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, जिसके बाद उन लोगों ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस आ गई। पहले तो पुलिस वालों ने उन तीनों लड़कों को बहुत ही डांट फटकार लगाई और फिर वहीं पर उन्होंने एक कैमरा को चेक किया जो कि बिल्कुल चौराहे की तरफ पॉइंट किया गया था। उन्होंने उस कैमरा को चेक किया तो पुलिस वालों के साथ साथ सभी के होश उड़ गए। दरअसल ड्राइवर को किसी और ने नहीं बल्कि उसी औरत ने मारा था, या फिर ऐसा कहें कि उसी औरत की आत्मा ने मारा था, जिसको कि 18 साल पहले उसके पति ने इसी चौराहे पर काट डाला था। और जब वहाँ के गांव के लोगों ने इस वीडियो को देखा तो ड्राइवर को देखकर वो लोग और भी ज़्यादा दंग रह गए, क्योंकि वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि उसी औरत का पति था। उस औरत का बदला पूरा हुआ और एक तरीके से देखा जाए तो उसे इंसाफ भी मिल गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर हमेशा दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और रह रह कर बिजली चमक रहे थे। रात के समय साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर आने को सोच रहा था, क्योंकि इस बारिश में किसी भी सवारी का मिलना जैसे नामुमकिन सा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं रुक गया, इस आस में कि हो सकता है उस ट्रेन से उसे कोई सवारी मिल जाए। इतने में ही और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना कि जैसे हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। इतने में ही ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र करीब 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, जैसे शहर से आ रही हो। और वो सीधे उस ऑटो ड्राइवर की तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? तो इस पर दुर्गेश बोला, मेम साहब, अगर अभी इस वक्त चलूँगा तो देखो 500 रुपया लूँगा,
क्योंकि रामपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, और अगर सुबह चलोगी तो 200 में ही चलूँगा। लड़की ने बोला, आप 500 ले लेना, लेकिन मुझे अभी घर पहुँचा दो। दुर्गेश ने ठीक है कहा, पहले 500 निकालो, फिर लेकर चलूँगा मेम साहब। तो इस पर उस लड़की ने कहा, देखिए अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए तो कह रही हूँ कि घर पहुँचा दो, वहाँ से मैं आपको 200 दे दूँगी। दुर्गेश ने अपना सिर हिलाकर ठीक है कहा और फिर ऑटो चल पड़ी। वो लड़की पीछे चुपचाप बैठे हुए थे और दुर्गेश भी चुपचाप ऑटो चलाए जा रहा था। रामपुर स्टेशन से काफ़ी दूर था, तो वहाँ पहुँचने में अभी समय लगने वाला था। दुर्गेश तेजी से ऑटो को भगाए जा रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक उसकी ऑटो के अलावा और कोई भी गाड़ी नज़र नहीं आ रहे थे। तभी दुर्गेश ने बात करने के इरादे से उस लड़की से पूछा, आप इतनी रात गए कहाँ से आ रही थी मेम साहब? तो इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दुर्गेश को लगा कि शायद वो बात नहीं करना चाहते, इसलिए दुर्गेश ने भी फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऑटो चलाने लगा। कुछ देर बाद दुर्गेश रामपुर पहुंचा और फिर उस लड़की के बताए एड्रेस पर रुका। ऑटो रुकी और वो लड़की ऑटो से उतरकर घर के अंदर की ओर जाने लगी। तभी दुर्गेश ने उस लड़की को कहा, मेम साहब ज़रा जल्दी कीजिएगा, मौसम ख़राब हो रहा है। ये सुनकर भी ना तो वो लड़की रुकी और ना ही कोई जवाब दिया। वो सीधे चलते चलते घर के अंदर चली गई। अब उसे अंदर गए हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, मगर वो अंदर से बाहर नहीं निकली थी, ना ही उसका कोई अता पता चल रहा था। दुर्गेश ने सोचा कि अब काफ़ी देर हो गई है, उसे अंदर जाकर किराया मांग लेना चाहिए। रात के करीब अब 3 बज चुके थे। जब उसने घर के दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी माता अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोली। उन्होंने दुर्गेश को देखते ही पूछा, जी आप कौन? इतनी रात को यहाँ पर, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों मार रहे हो? इस पर दुर्गेश ने बोला, वो मेम साहब आई थी, उन्होंने पूरा किराया नहीं दिया, इसलिए मैं अंदर आ गया और काफ़ी देर भी हो रही है। तो इस पर माता जी ने कहा, क्या? कौन सी मेम साहब? यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले मेरी बेटी रहती थी, वो अब नहीं रही। माता जी अभी इतना कह ही रहे थे कि तभी दुर्गेश की नज़र वहीं पास ही के सामने के दीवार पर पड़ी। उस दीवार पर उसी लड़की की फ़ोटो टंगी हुई थी जिसे दुर्गेश अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लेकर आया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की के फ़ोटो के ऊपर फूलों की माला टंगी हुई थी। तभी दुर्गेश ने फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो यही थी वो मेम साहब, मैं इन्हें ही लेकर आया था। दुर्गेश की बात सुन उन माता जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, इसको मरे कई साल हो गए, यही तो मेरी बेटी थी। ये सुनकर तो दुर्गेश के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। दुर्गेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या वो अभी अभी एक आत्मा को लेकर आया या फिर कुछ और? दुर्गेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो भागते भागते अपनी ऑटो के पास आया और फिर अपनी ऑटो लेकर वहाँ से चल पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते पर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो लड़की थी कौन? अगर वो आत्मा थी तो फिर उसने मुझे ही क्यों चुना उसके घर तक छोड़ने को? और फिर वो ट्रेन से उतरकर अपने घर क्यों जा रहे थे? इन सवालों के जवाब दुर्गेश को कभी भी मिल नहीं पा रहे थे।
दुर्गेश अभी अपनी ऑटो लेकर तेजी से घर की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसने रियर व्यू मिरर में पीछे की तरफ देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसके पीछे वही लड़की बैठी हुई थी जिसे थोड़ी देर पहले दुर्गेश ने घर छोड़ा था। अब तो दुर्गेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की वापस से उसकी ऑटो रिक्शा में कैसे आ गई। वो रियर व्यू मिरर में कभी देखता तो कभी सामने रोड पर अपनी ऑटो संभालता। इसी बीच अचानक से डर की वजह से ऑटो पर से उसका नियंत्रण हटा और फिर ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमी हुई थी। पुलिस भी वहाँ पर आए हुए थे। दुर्गेश की ऑटो सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से ठुकी हुई थी। सामने का कांच टूटा हुआ और उस कांच के अंदर घुसकर एक लकड़ी दुर्गेश के सिर के आर पार हो चुकी थी। जी हाँ, दुर्गेश मारा जा चुका था और वहीं ऑटो के पिछली सीट पर 100 के 2 नोट रखे हुए थे, यानी 200 रुपए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।